Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 3, atoms and molecules. And in this part 1, we'll discuss about history of atoms and laws of chemical combination. Okay, but before that, we'll recall some previous knowledge about matter. ठीक है, क्या है बच्चों मैटर? Everything around us is मैटर. ठीक है, बट ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई. मैटर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए. क्या कि मैटर शुड ऑक्यूपाइज स्पेस. एक तो क्या है भाई, मैटर स्पेस ऑक्यूपाइज करने चाहिए एंड दे हैव सम मास और वॉल्यूम. ठीक है, उनका मास और वॉल्यूम होना चाहिए. राइट, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस. एवरीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस और वॉल्यूम इज मैटर. ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास है वो क्या है, मैटर है. ठीक है, ये पेन है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और इसमें कुछ मास है. हाँ, बहुत कम हो चाहे कितना भी हो, बट मास है. ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, मैटर है. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं क्या प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या देखा कि मैटर की हमने 3 स्टेट्स देखी. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना. आप पढ़ चुके हो. अब और भी स्टेट्स जो हैं डिस्कवर हो गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सी, हमने 3 स्टेट्स देखी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, सॉलिड हमें दिख रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें मास है, दिख रहा है. ठीक है, लिक्विड है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिख रहा है हमको, है ना, कि एक ग्लास है उसमें वाटर ले लिया हमने तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, उसका कुछ मास है, बिल्कुल हमें पता लग रहा है ना भाई. एक खाली बकेट को आप उठाइए और एक पानी से भरी हुई बकेट को आप उठाइए तो आपको पता चल जाएगा मास. अब ज़रा मुझे बताओ, जो एयर है, जो गैस है, ठीक है, गैस है मीन्स क्या है, एयर है, हमें पता है हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें दिख रही है क्या, नहीं. तो क्या आपको लग रहा है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? दिख नहीं रहा ना. लेकिन यस, जो गैस है, एयर है, वो भी क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती है. ठीक है, इस पे बेस्ड हम देख लेते हैं एक छोटी सी क्या एक्टिविटी. ये देखिए बच्चों, ये एक क्या लिया है हमने, एक बीकर है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है. ठीक है, और ये एक ग्लास है और इसके बॉटम में हमने क्या लगा दिया बच्चों, कॉटन वूल. ठीक है, कॉटन जानते हो आप, बिल्कुल. तो कॉटन को इकट्ठा करके उसका एक मास हमने उसमें नीचे फंसा दिया है. ठीक है, फिर करना क्या है बच्चों, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है. करना क्या है, इस ग्लास को इन्वर्ट करना है, बिल्कुल उल्टा, और स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट रखना है. देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, और इसके अंदर इतना हाफ डिप कर देना है. ठीक है, तो आप देखोगे इस तरीके से जब आप रख रहे हो, बिल्कुल ग्लास को हिला नहीं रहे हो, फिर बाहर निकालना, और आप देखोगे कि आपकी जो ये कॉटन वूल है ये गीली नहीं हुई है. तो भाई ये गीली क्यों नहीं हुई, पानी अंदर क्यों नहीं गया, पानी सिर्फ यहीं तक ही क्यों अंदर गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है एयर. ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स यहाँ ये वाला स्पेस कौन ले रहा है, एयर ले रही है. ठीक है, फिर यहाँ क्या करना बच्चों, अब इस ग्लास को हमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया है. ठीक है, टिल्ट कर दिया तो आपको दिखेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे कुछ बबल्स. ये बबल्स किसके हैं, यस, ये बबल्स किसके हैं बच्चों, ये जो एयर थी ना ग्लास में, ये टिल्ट करते ही बाहर निकल गई और अब पानी कहाँ चला गया, अंदर चला गया. ठीक है, और ये हमारी जो कॉटन वूल है ये अब गीली हो जाएगी. ठीक है, और बच्चों एक और एक्टिविटी आपने बिल्कुल देखी होगी, एक बॉटल लीजिए एम्प्टी. ठीक है, एम्प्टी है, बट वो एम्प्टी नहीं है बच्चों, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी प्रेजेंट है क्या, एयर. उसको जब आप एक बकेट में, पानी से भरी हुई बकेट में टिल्ट करके ले जाते हो तो आप देखते हो क्या, कुछ बबल्स निकलते हैं. तो वो बबल्स किसके हैं, और बबल्स निकलने के बाद में जो पानी है वो अंदर चला जाता है बॉटल में, ऐसा ही होता है ना. तो वो बबल्स बच्चों किसके हैं, वो बबल्स हैं एयर के. ठीक है, जो एयर बाहर निकल गई है और फिर पानी अंदर चला गया है. इट मीन्स एयर और गैस ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है ना, तो गैस भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है. तो बच्चों ये बात किसकी हो गई, मैटर की. अब हम आते हैं किस पे, हमारे टॉपिक पे. पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों, हिस्ट्री, है ना, एटम की हिस्ट्री. ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई. तो बच्चों 500 BC के अराउंड हमारे एक इंडियन फिलोसफर आए, महर्षि कणाद. ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग बात क्या बच्चों, यहाँ पे हमारा सबसे पहला नाम किसका आ रहा है, हमारे इंडियन फिलोसफर का आ रहा है, तो बिल्कुल हमें अच्छा लगता है. ठीक है, तो कौन आए, महर्षि कणाद, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट की. ठीक है बच्चों, अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद पोस्टुलेटेड द थ्योरी. ठीक है, अब उनकी थ्योरी क्या थी बच्चों, उनकी थ्योरी थी इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर और पदार्थ. ठीक है, उन्होंने क्या कहा, मैटर को उन्होंने क्या कहा, पदार्थ का, और उन्होंने कहा कि अगर हम पदार्थ को डिवाइड करना स्टार्ट करें, ठीक है, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर पदार्थ, वी विल ऑब्टेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ओके, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन कांट बी पॉसिबल.
जिसका अब आगे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या थ्योरी थी उनकी कि अगर हम पदार्थ को, मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करें तो हमको एक स्मॉलेस्ट यूनिट मिलती है और उस स्मॉलेस्ट यूनिट का आगे फिर फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और इस स्मॉलेस्ट यूनिट को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा बच्चों, उनकी थ्योरी क्या थी कि अगर हम मैटर को या पदार्थ को, उन्होंने पदार्थ नाम दिया, अगर हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलती है एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, और उसे इन्होंने क्या नाम दे दिया? परमाणु दे दिया। ठीक है बच्चों, जैसे ये कोई मैटर है, इसको हमने डिवाइड किया, ये छोटी यूनिट मिली हमको और स्मॉल यूनिट मिली, फिर लास्ट में हमको इतनी स्मॉल यूनिट मिल गई, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आए कौन? हमारे दो ग्रीक फिलोसफर, राइट, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ठीक है बच्चों, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम्स। उन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया बच्चों? एटम्स। जिसे हमारे महर्षि कणाद ने परमाणु कहा था, उसे इन्होंने एटम कह दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना भाई, उन्हीं की थ्योरी थी। इन्होंने सिंपल बस क्या कह दिया कि इन जो पार्टिकल्स है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, इनको क्या कह दिया? एटम्स कह दिया। ठीक है, Leucippus and his pupil Democritus proposed that all matter was composed of small indivisible particles called atom. इन्होंने क्या प्रपोज कर दिया कि जो सभी मैटर हैं वो किससे बने हैं? स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स से, जिन्हें कहते हैं क्या? एटम। तो यही तो हमारे महर्षि कणाद ने कहा था, राइट। तो ये बात हो गई किसकी बच्चों? हमारे एटम की हिस्ट्री की। फिर इसके बाद में हमारे एक और इंडियन फिलोसफर आए। ठीक है बच्चों, एक हमारे आए पाकुड़ा कात्यायन, राइट। अनदर इंडियन फिलोसफर पाकुड़ा कात्यायन said that, इन्होंने क्या कहा बच्चों? that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. ये कहा, क्या कहा बच्चों? इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी, क्या? कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ये किसी ना किसी से कंबाइंड करके रहते हैं, ये फ्रीली नहीं रहते हैं। ठीक है, said that these particles normally exist in a combined form, right, which gives us various forms of matter, जो हमको various forms of matter देती है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या कह दिया कि ये जो आप बता रहे हो कि भाई ये जो एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल हैं, ये कंबाइंड करके रहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर यहीं से हम आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या बच्चों? केमिकल रिएक्शन की। अब भाई केमिकल रिएक्शन की बात मैंने क्यों की बच्चों? अभी क्या देखा हमने कि ये जो एटम्स है ना, ये कैसे रहते हैं भाई? कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। कंबाइंड फॉर्म में रहे, इट मीन्स ये कर क्या रहे हैं? ये कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और यही क्या होती है बच्चों? केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी नॉलेज आप ले चुके हैं। ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन क्या है? हमारे चारों तरफ बच्चों हो रही है केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में देख लो आप, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है ना, सन है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेचर में सबसे बड़ा सोर्स है, तो भाई उसमें एनर्जी आ कहाँ से रही है? क्या सोर्स क्या है? क्योंकि वहाँ पे हो रही है क्या बच्चों? केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं भाई? अपना फूड बना रहे हैं। आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस में, बना कैसे रहे हैं? सोलर एनर्जी लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में फूड बना देते हैं। तो भाई वहाँ पे भी क्या हो रही है? यही हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस अकर एवरीवेयर फ्रॉम योर बॉडी टू सन टू प्लांट्स। ठीक है, सब जगह हो रहे हैं, हमारी बॉडी में, सन में, प्लांट्स में। ओके, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म एन एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। क्या है बच्चों? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और बना देते हैं क्या? एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट बना देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में बच्चों आपने एसिड और बेस पढ़ा था ना। एसिड एंड बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? हाँ, सॉल्ट बनता है। ठीक है, और इस सॉल्ट में एसिड और बेस दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ये क्या है? ये है एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए A प्लस B और ये एरो और ये AB। तो बच्चों ये AB क्या है? ये AB प्रोडक्ट है और ये दोनों हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने बात की क्या कि ये जो एटम्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये कंबाइन करके रहते हैं, ये कंबाइंड कर लेते हैं, ये फ्रीली नहीं रहते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई किसकी? केमिकल रिएक्शन की।
अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, अब अभी तक तो जो बातें थी वो सब क्या थी, फिलॉसफी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे लेवोशियर आए, प्राउस्ट आए और उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना, और एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूफ किया। ठीक है, अब बचाओ बच्चों, ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, एटम्स मिल रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही हो जाएंगे, नहीं, इनका भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे किसमें बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, दिस लॉ एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स बाय लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, ये लॉज कब दिए गए, पहले लेवोशियर और प्राउस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड फिर क्या दिया उन्होंने, ये लॉज दिए। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस गिव राइज टू प्रोडक्ट्स विच इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज। ठीक है, कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये बात आ गई कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करती हैं। ठीक है, वही लॉ हम पढ़ने वाले हैं, क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम दो लॉज के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास, कुछ याद आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते थे, है ना, क्या है भाई, हमने एनर्जी के केस में क्या पढ़ा था कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही पढ़ा था ना। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है ना, उनका मास और जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका मास सेम ही रहता है। मीन्स मास कैसा है, यहाँ पे कंजर्व है। ठीक है, यही कह रहा है हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यही तो हम पढ़ते थे एनर्जी के केस में, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या है, रिएक्टेंट्स का मास एंड प्रोडक्ट का मास सेम होता है। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल, सपोज ए रिएक्टेंट है और एक बी रिएक्टेंट है। ठीक है, ए रिएक्टेंट प्लस बी रिएक्टेंट, इनका जो मास है इस और बन गया क्या, ए बी हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, हमारा लॉ है। ठीक है, हमारा लॉ क्या कहता है कि रिएक्टेंट के मास का एडिशन और जो प्रोडक्ट का मास है वो सेम होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने बात की थी, इन्होंने क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए थे पहले, फिर अपने लॉज दिए थे, तो ये एक्टिविटी हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, लुक एट द पिक्चर, ये कॉनिकल फ्लास्क है बच्चों, इसमें ये आपको एक टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है और यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में भी सब्सटेंस प्रेजेंट है और इस बीकर में भी कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम समझेंगे क्या है, बिल्कुल पहले इसका अरेंजमेंट देख लीजिए बच्चों, ये एक थ्रेड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉर्क है। स्टार्टिंग में क्या है बच्चों, इसमें हम दो कंडीशन देखेंगे। एक कंडीशन में क्या है, इस टेस्ट ट्यूब के सब्सटेंस को हम इस वाले सब्सटेंस से मिक्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थ्रेड है ना हमारा बहुत ही स्ट्रेच है और हमारी टेस्ट ट्यूब कैसी है, स्ट्रेट है ना, ये दोनों जो सब्सटेंस है आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। मिक्स नहीं हो रहा है मीन्स जब मिक्स ही नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराते हैं। सेकंड केस में क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ से इस कॉर्क को ढीला करते हैं और ये थ्रेड ढीला हो जाता है और जैसे ही ढीला होगा तो क्या होगा, हमारी ये जो टेस्ट ट्यूब है ना इस तरीके से यहाँ नीचे यहाँ गिर जाती है। ठीक है, और जब गिर जाएगी तो क्या होगा, ये दोनों सब्सटेंस मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो जाएंगे इट मीन्स क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। भाई मिक्स हो गए ना, दो रिएक्टेंट अगर मिक्स हो गए तो क्या होगी, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, राइट। ओके, देन क्या करना है बच्चों, पहले केस में जब हमने इन रिएक्टेंट को मिक्स नहीं किया, इस एपरेटस का पूरे के पूरे का क्या कर लेना है, वेट ले लेना है, मास ले लेना है। ठीक है, हाँ किलोग्राम में आप मास ले लीजिए। ठीक है, वेट कहते हैं हम उसको। ओके, फिर क्या करना है, सेकंड क्या करना है, जब रिएक्शन हो गई है ना, दोनों मिक्स हो गए, अब रिएक्शन हो गई, आपको कैसे पता चलेगा, एक तो आपको यहाँ पे ना कुछ प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, अभी हम समझेंगे। तो रिएक्शन के बाद में भी क्या है, हम इसको वेट कर लेंगे इसका। ठीक है, और हम देखेंगे बच्चों कि दोनों ही केस में जो वेट आया है वो सेम है। इट मीन्स यस, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कैसा है भाई, सेम है। पहले केस में रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुई थी। दूसरे केस में रिएक्टेंट मिल गए और उन्होंने क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया, और दोनों के ही वेट कैसे हैं बच्चों, सेम है। ठीक है, अब समझिए जरा रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में है सोल्यूशन ऑफ कॉपर
सल्फेट, ठीक है। और बीकर में क्या है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। ये कॉपर सल्फेट और ये सोडियम कार्बोनेट, ये क्या करते हैं, बाद में रिएक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये हमारा कॉपर सल्फेट प्लस क्या है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, जब ये रिएक्शन करते हैं तो बनता क्या है, देखिए कॉपर कार्बोनेट के साथ जुड़ जाता है और सोडियम जुड़ जाता है सल्फेट के साथ में, ठीक है। तो क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अरेंजमेंट हो रहा है, कॉपर किसके साथ चला गया, कार्बोनेट के साथ, सोडियम किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ में, तो ये रीअरेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला उनको कि जो प्रोडक्ट के मास है और जो रिएक्टेंट के मास हैं वो दोनों सेम है, ठीक है। और ये जब बनता है सोडियम सल्फेट तो उसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे हमको मिलता है, ठीक है, जिससे पता लगा इनको कि हाँ भाई रिएक्शन हुई है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या हो गया कि हमारा जो मास है इस केमिकल रिएक्शन में क्या है, कंजर्व है, ठीक है। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जो मास है और रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट का मास है वो कैसे हैं बच्चों, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ देखते हैं बच्चों, क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। समझिए, इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। क्या है बच्चों, ये देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ मास। किसी भी कंपाउंड में कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, ठीक है ना, तो जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास का प्रपोर्शन है ना वो चेंज नहीं होता है, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के साथ में समझेंगे बच्चों। पहले फिर से देख लेते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ मास इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। कहीं से भी हो सोर्स, ठीक है, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सोर्स क्या है, लेकिन आपके कोई भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट सेम होंगे और उनका जो मास होगा ना उसका जो प्रपोर्शन होता है वो कैसा होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लेती हूँ, वही हमारा फेवरेट एग्जांपल क्या, हमारा वाटर, ठीक है ना, ओके। तो भाई वाटर है, कहीं का भी वाटर आप ले लो, उसमें ये दो हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम ही रहने वाला है, ठीक है। चाहे पॉन्ड का वाटर हो, चाहे सी का हो, चाहे रिवर का हो, चाहे लेक का हो, कहीं का भी हो, लेकिन ये जो कंपोजिशन है ये चेंज नहीं होगा और इनके जो मास है ना, मास का जो प्रपोर्शन है वो भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़िए, कंपोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमेन्स द सेम, दैट इज 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। बता दिया ना मैंने आपको कि ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होंगे एंड 1 ऑक्सीजन एटम ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। कंबाइंड इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, ये एक डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं बच्चों। आप देखिए H2O, ठीक है ना, ये अब हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने देखा था कितना, 1U, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बच्चों क्या होता है, 1U होता है, ठीक है। U क्या है बच्चों, इसकी एक मेजरिंग यूनिट है, U और AMU, ठीक है। इस एटॉमिक मास के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में आगे हम बात करेंगे। अभी आप क्या ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U होता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया भाई, 2U हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 16U होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, अब मैं क्या निकालती हूँ, रेशियोज ऑफ मासेस, ठीक है, रेशियो ऑफ मासेस, ठीक है। भाई देखो ये H2 और ये क्या है, O है, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन, यही है ना, ठीक है। हाइड्रोजन है, कितना मास होगा इसका, 2 होगा, 1 का 1 है तो 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन है कितना है भाई, 16 है, ठीक है ना, तो कितना हो गया, 1/8। ये देखो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या आ गया रेशियो, 2/16 और 1/8, ठीक है। इट मीन्स क्या है, द रेशियो इज फिक्स्ड फॉर वाटर, ऑक्सीजन इज 8 टाइम्स मोर देन हाइड्रोजन। ये जो रेशियो है वाटर के लिए क्या है बच्चों, फिक्स्ड है, हमेशा सेम ही रहने वाला है, कहीं का भी वाटर हो, ठीक है। जो ऑक्सीजन है ना वो हाइड्रोजन से 8 टाइम्स ज़्यादा होती है,
ठीक है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। हम बात कर रहे हैं क्या, कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो ये जो प्रपोर्शन है ना बच्चों, ये कैसा है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि भाई H2O है ना मैडम, तो आप एक O और लगा दो, तो क्या हो गया, कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये अब वाटर नहीं है, ये चेंज हो गया, पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया, ये तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्रपोर्शन है मासेस का और नंबर्स का, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए बच्चों, दो रिएक्शन है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो ये हो गया। और क्या है, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिकम्पोज होता है और बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दोनों ही केस में बच्चों देख लो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है दो डिफरेंट तरीकों से, लेकिन जरा देखना, कार्बन एक ही है, ऑक्सीजन दो ही है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। ठीक है ना, तो ये जो नंबर है एटम्स के, ये चेंज नहीं होने वाले हैं। अगर मैं इनका निकालती हूँ क्या, रेशो ऑफ मास। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशो। ठीक है, तो बच्चों कार्बन का हम देखेंगे एटॉमिक मास होता है कितना, 12 होता है। ठीक है, 12 U होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 16 × 2। ठीक है, ये हो गया बच्चों, है ना, तो 12/32 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया क्या, 3/8। ठीक है, तो इसके मासेस का प्रपोर्शन कितना आ गया बच्चों, 3/8, राइट। इन बोथ द केसेस carbon dioxide is made up of the same elements, that is oxygen and carbon combined together in the fixed ratio, that is 1 carbon and 2 oxygen atom। ठीक है ना, दोनों ही केसेस में डिफरेंट तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, लेकिन इनमें जो एटम्स का रेशो है वो कैसा है, सेम ही है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है, और ये चेंज नहीं होगा, ये कैसा है भाई, ये फिक्स है। ठीक है, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, इनका रेशो भाई ये देखो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3/8। तो ये क्या है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि जो मासेस का प्रपोर्शन है और जो एटम्स के नंबर का रेशो है वो कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो बच्चों ये बात कर ली हमने दोनों लॉस की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है बच्चों, इन सब के बाद में आए हमारे डाल्टन और उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दे दी। ठीक है, according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms। भाई इन्होंने क्या कहा, कुछ नया नहीं कहा, वही बात है जो हमारे इतने सारे इंडियन फिलोसफर्स और सब बोलते आ रहे हैं, क्या कि जो मैटर है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, ठीक है ना, मिक्सचर हो, सब किससे बने हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से बने हैं, और ये पार्टिकल्स क्या हैं भाई, एटम्स हैं। ठीक है, 6 postulates of Dalton's atomic theory। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में 6 postulates दिए थे। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। All matter is made up of very tiny particles called atoms। कोई बड़ी बात नहीं है, वही कि सभी मैटर जो है वो किसके बने हैं, टीनी पार्टिकल्स, एटम्स के बने हैं। ठीक है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम्स क्या है भाई, इनडिवाइजिबल हैं, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं फर्दर, और उसे ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो बच्चों इसकी इन डाल्टन की थ्योरी में क्या है, वही सारी अब तक की जो भी थ्योरीज थी, अब तक का जो भी कंक्लूजन था, वो इन्होंने सब ऐड कर दिया। ठीक है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, कोई एलिमेंट है ना, उसके जो एटम्स हैं वो मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स हैं ही क्या, एलिमेंट्स में सारे एटम्स कैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। जब एटम सेम टाइप के हैं तो उनके मास भी सेम होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ठीक है, ये बात हो गई। फिर क्या है बच्चों, इसका ही अपोजिट हो जाएगा, क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। भाई जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उसके एटम्स में डिफरेंट मास होंगे और डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उसमें एटम्स भी कैसे हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, यहाँ हमने देखा था। देखो बच्चों कैसे, ये स्मॉल होल नंबर क्या है, देखो ये हमारा एग्जाम्पल वही हमारा फेवरेट वाटर। ठीक है, यहाँ पे ज़रा देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं,
2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मिल रहा है बच्चों 2/1 मिल रहा है। या कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम देखते हैं तो क्या भाई कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, ठीक है। तो बच्चों क्या आपको यहाँ पे कहीं भी 1.5, 2.5, 0.5, 3.5 ऐसा नंबर मिला क्या? नहीं, हमको मिल रहे हैं क्या बच्चों होल नंबर्स, ठीक है, स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है ना। तो एटम्स जो है वो किस रेशो में कंबाइन करते हैं? स्मॉल होल नंबर्स के रेशो में ही कंबाइन करते हैं। यहाँ हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इस बात को समझा था, ठीक है। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी एक गिवन कंपाउंड में जो एटम्स के रिलेटिव नंबर हैं और जो काइंड है वो कांस्टेंट ही रहते हैं, चेंज नहीं हो सकते हैं, ये हमने देख लिया था। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने बात की कि बच्चों क्या मैटर की, ठीक है। मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस, ओके, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास वॉल्यूम, ठीक है। और हमने देख लिया क्या कि सॉलिड लिक्विड गैस सभी क्या है मैटर हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनमें कुछ मास होता है, ठीक है। हमने उस पर बेस्ड एक एक्टिविटी भी देख ली। फिर हमने बात की बच्चों क्या एटम की हिस्ट्री। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सबसे पहले है हमारे इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को पदार्थ को डिवाइड करते जाएंगे तो हमें मिलेगी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, और उन्हें इन्होंने नाम दिया क्या बच्चों? परमाणु, ठीक है। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को इन्होंने क्या कहा? परमाणु। फिर आए हमारे दो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ठीक है। उन्होंने इसे क्या नाम दे दिया बच्चों? उन्होंने कह दिया कि ये क्या है भाई? ये तो एटम है। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, ये क्या है? एटम्स हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर हैं वो किससे मिलके बने हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम से मिलके बने हैं, ठीक है। फिर हमारे एक और इंडियन फिलोसफर आए, कौन? पाकुड़ा कात्यायन, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये कंबाइन करके रहते हैं, फ्रीली नहीं रहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दी। इसके बाद हमने क्या देखा भाई? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट हमने थोड़ा सा ब्रीफ में नॉलेज ले ली कि भाई क्या होती है केमिकल रिएक्शन, कि दो रिएक्टेंट मिलते हैं और रिएक्शन करके एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो हमने बात केमिकल रिएक्शन की क्योंकि बच्चों जब ये जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, हम बात करें कंबाइंड करके रहते हैं, इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमारे आए लेवोशियर और प्राउस्ट, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये ऐसे ही नहीं हो जाती, तो ये सर्टेन लॉज को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या पढ़े? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। तो क्या है ये? कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है एंड जो प्रोडक्ट का मास है वो कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड हमने एक एक्टिविटी देख ली थी बच्चों, राइट। और उसमें भी हमने क्या देखा था? यही कि रिएक्शन से पहले जब हमने वेट लिया और रिएक्शन के बाद में जब हमने वेट लिया, दोनों टाइम पे वेट कैसा था? हमारा सेम था। इट मीन्स जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वाला लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। उसमें हमने क्या देखा बच्चों? कि जो हमारा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसमें जो एटम्स है ना, उनके नंबर और उनके जो मास है वो कैसे होते हैं? कांस्टेंट प्रपोर्शन में होते हैं, ठीक है। वो प्रपोर्शन कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमने वाटर का एग्जांपल देख लिया था, हमने उनके मासेस को कंपेयर किया था, है ना। हाइड्रोजन का मास 2U आया था और ऑक्सीजन का 16U, और आया था क्या? 1/8, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्रपोर्शन है वाटर का, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कितना आया था? 3/8। तो ये क्या है? कांस्टेंट प्रपोर्शन है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे हमारा सोर्स कुछ भी हो, ठीक है। इसके बाद में हमने देख ली बच्चों क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या कहा डाल्टन ने? कि कोई भी मैटर है, आयन है, कंपाउंड है, ठीक है, कुछ भी है, वो किससे मिलके बने हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हैं, जो क्या है? एटम्स है, ठीक है। और 6 इनके पोस्टुलेट्स हमने देख लिए। वही क्या है भाई? मैटर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। ये बात हो गई। और क्या कहा भाई इन्होंने कहा कि जो मास है नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये बात हो गई। फिर इन्होंने क्या कहा भाई? कि जो एक एलिमेंट है ना, किसी भी सब्सटेंस के जो एक एलिमेंट है, सेम टाइप के एलिमेंट है, उनकी मासेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा भाई? जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके एटम्स मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है।
फिर हमने क्या बात की, फिर इन्होंने क्या बताया, अगला पॉसिबिलिटी का क्या था कि जो एटम्स है ना वो स्मॉल होल नंबर के रेशो में ही कंबाइन करते हैं, ठीक है, स्मॉल होल नंबर हमको 2/1, 1/2, 3/8 इस तरीके से, 3/8 इस तरीके से मिलेगा, 1.5, 2.5 ऐसा नहीं मिल सकता है, ठीक है। और लास्ट उन्होंने क्या कहा बच्चों कि जो रिलेटिव नंबर है और जो काइंड्स है एटम्स का, है ना, एटम्स के जो टाइप्स हैं किसी भी कंपाउंड में, वो कैसे होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं, वो भी कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। ओके, सो हियर आवर पार्ट इज नाउ completed. Keep revising. Thank you.